हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग एनवायरमेंटल यूजीसी नेट देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखा था। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को देखेंगे। एटमॉस्फेयर जो है वो जोन और लेयर में अरेंज्ड है, हम लोग आगे देखेंगे। और ये अरेंज्ड होकर एक स्फेरिकल सेल्स का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चर जो एटमॉस्फेयर का है वो दो मेजर पार्ट्स में है, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल करेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कंपोजिशन। तो हम लोग आइए पहला देखते हैं थर्मल करेक्टरिस्टिक्स। ये जो थर्मल आप नाम देख रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पे टेम्परेचर का योगदान होगा। तो एटमॉस्फेयर डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 4 लेयर्स, 4 लेयर्स में एटमॉस्फेयर डिवाइड है। किस बेसिस पे? टेम्परेचर के बेसिस पे। तो आइए हम एक एक करके 4 लेयर को देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। इसका जो एवरेज हाइट है वो 8 किलोमीटर है पोल्स पे एंड 16 किलोमीटर इक्वेटर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी वेदर फिनोमिनन होते हैं लाइक फॉग बनना, क्लाउड, ड्यू रेनफॉल, सभी ट्रोपोस्फेयर लेयर में देखे जाते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ हाइट बढ़ते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। और कितना डिक्रीज़ होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर डिक्रीज़ होता है। इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कह पढ़ते हैं। जब हम लोग लैप्स रेट का चर्चा करेंगे तब इसको अच्छे से जानेंगे। अब आइए, जब हम लोग अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर पे जाते हैं तो इसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं, ठीक, जो कि 1.5 किलोमीटर का थिकनेस का बना हुआ है। और इस ट्रोपोपॉज का मतलब होता है जहाँ पे मिक्सिंग स्टॉप हो जाता है। हम लोग आगे समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक। अब होता क्या है, मैंने बताया था कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था ऊपर बढ़ते टाइम, तो डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर ये स्टॉप्स हो जाना, इसी पॉइंट को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। एंड इसको हम लोग कोल्ड पॉइंट भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे ठंडा जो था, टेम्परेचर डिक्रीज़ होना तो ठंडा होता है, तो ये कोल्ड पॉइंट माना जाता है। डस्ट पार्टिकल इसी लेयर में देखा जाता है, जिसके कारण जब सनराइज़ होता है या सनसेट होता है तो उस समय रेड कलर का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ट्रोपोस्फेयर के समय में डस्ट पार्टिकल देखा जाता है। ओके, वेदर जो भी फिनोमिना होगा ट्रोपोस्फेयर लेयर में देखा जाएगा। अब हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर लेयर की तरफ आते हैं। हम लोगों ने देखा कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर में एक ट्रोपोपॉज था जो कि 1.5 किलोमीटर का था। अब इसके जस्ट ऊपर में स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर है। एवरेज हाइट जो है वो 50 किलोमीटर का है। अब टेम्परेचर यहाँ से क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़ होता था, यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। वहाँ पे हम लोग वेदर फिनोमिना देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ओजोन लेयर का देखते हैं। फॉर्मेशन होता है जो कि 15 से 30 किलोमीटर के बीच में है। ओजोन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एनफ यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो कि सन से डायरेक्ट हीट निकलता है और ओजोन लेयर के पास पहुंचता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर क्या करता है? उस यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। स्ट्रेटोस्फेयर प्रोवाइड करता है आइडियल कंडीशन ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आराम से उड़ सकते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर में अपर लिमिट ट्रोपोपॉज था, वैसे ही अपर लिमिट स्ट्रेटोस्फेयर में क्या? स्ट्रेटोपॉज। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। मेसोज मीन्स होता है मिडल, ठीक, एक्सटेंड्स बिटवीन 50 से 90 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो रहा है विथ इंक्रीजिंग हाइट। ट्रोपोस्फेयर में भी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे फिर डिक्रीज़ होने लगा। कितना? -90 डिग्री सेल्सियस तक। अपर मोस्ट लिमिट जो होता है मेसोस्फेयर का, उसको मेसोपॉज कहते हैं। अब इसमें एक नया चीज़ देखने को मिलता है, नॉक्टिल्यूकेंट क्लाउड्स। किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन प्रोसेस से। हम लोग आगे देखेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है। लिक्विड से होता क्या है, जब इवापोरेशन होके लिक्विड जो है वो गैस बनता है, तो वही जो होता है आगे जाके कंडेंस करके क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। अब होता क्या है, दिस लेयर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो एयर प्रेशर रेंज। यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। कितना? 0.01 मिलीबार हो जाता है मेसोपॉज में, जो 90 से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। यहाँ पे क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ जाता है किसका? वाटर वेपर का, ठीक, तभी ना क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। और एग्जिस्ट इन द मेसोस्फेयर विच में बी कॉज्ड बाय द इंट्रोडक्शन
एंड अपवर्ड कन्वेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CF/CS क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक, तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर देखा, मेसोस्फेयर देखा और स्ट्रेटोस्फेयर देखा। आइए अब हम लोग थर्मोस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेसोपॉज लेयर के ऊपर है। मेसोस्फेयर के ऊपर हम लोग थर्मोस्फेयर देखे थे, मेसोस्फेयर के ऊपर हम लोग मेसोपॉज देखे थे, और थर्मोस्फेयर जो है वो जस्ट मेसोस्फेयर के ऊपर, मेसोपॉज के ऊपर है। अब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया इंक्रीजिंग हाइट पे। यहाँ पे 3 लेयर है, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। आयोनोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 से 650 किलोमीटर। देयर आर मैनी आयनिक लेयर इन दिस स्फीयर। यहाँ पे आयन्स बहुत सारे होते हैं इस स्फीयर में। रेडियो वेव्स इसी स्फीयर में ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द अर्थ से। ठीक, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे रेडियो वेव कहाँ इमिट करता है, तो आयोनोस्फेयर में। नॉक्टिल्यूकेंट क्लाउड कहाँ होता है, तो मेसोस्फेयर में। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर होता है 600 से 1000 किलोमीटर। ये सबसे ऊपर लेयर में देखा जाता है एटमॉस्फेयर का, जबकि इसके बाद भी एक है। इट इज़ बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इंटर प्लानिटरी स्पेस। अब हम लोग स्पेस में चले गए हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर और स्पेस के नीचे हैं, तो वो एक्सोस्फेयर का स्पेस है। दिस इज़ वेयर सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ। यहाँ पे सैटेलाइट रखे जाते हैं। ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट एक्सोस्फेयर में ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटोस्फेयर। अबव 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो इसको हम लोग मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैग्नेटोस्फेयर्स में क्या होता है कि हैविंग पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन ऑफ ऑरोरा बोरियलिस। हम लोग जब ऑरोरा बोरियलिस टॉपिक देखेंगे तो इसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी नॉलेज के लिए आपको याद रखना है कि मैग्नेटोस्फेयर में ऑरोरा बोरियलिस होता है। तो आयोनोस्फेयर हो, एक्सोस्फेयर हो या मैग्नेटोस्फेयर, तीनों थर्मोस्फेयर में देखे जाते हैं। अब ये एक डायग्राम है, देखिए कि ये देखिए 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये टेम्परेचर यहाँ पे घट रहा है। तो मैंने ट्रोपोस्फेयर में बताया था कि जब इंक्रीजिंग हाइट होता है ऊपर की तरफ, ये हाइट है, ये किलोमीटर में हाइट है और ये माइल्स में हाइट है। जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ट्रोपोस्फेयर का देखिए टेम्परेचर घट रहा है, फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ट्रोपोपॉज है, ऊपर गया। फिर जैसे हाइट पे गए तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर घट गया, तो घट गया मतलब 0 डिग्री पे आ गया। फिर मेसोस्फेयर में वो टेम्परेचर घट के 90 डिग्री या -100 तक चला गया, फिर ऊपर गया, और एक्सोस्फेयर में फिर टेम्परेचर घट गया। तो ये एक डायग्राम है जिसके बेसिस पे मैंने आपको बताया है। तो थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे 2 भागों में बांटा गया। एक है होमोस्फेयर, दूसरा है हेट्रोस्फेयर। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए होमोस्फेयर में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस। यहाँ पे एक साथ गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्या, गैसेस आर इन लेयर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। हेट्रोस्फेयर में क्या होता है, गैसेस जो है अपने वेट के आधार पे और लेयर के आधार पे रखा गया है। ये एटमॉस्फेयर का लोअर पोर्शन है, ये एटमॉस्फेयर का अपर मोस्ट पोर्शन है। इसका जो हाइट है वो सी लेवल से 90 किलोमीटर है और इसका हाइट 90 से 10,000 किलोमीटर तक है। होमोस्फेयर में जो भी लेयर आते हैं उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। लेकिन इसमें जो हेट्रोस्फेयर में जो लेयर आते हैं उसमें थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर। तो होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को भी हम लोगों ने 3 भाग में देखा, एक्सोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर। मैंने आपको डायग्राम भी बताया है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर को भी मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं हाइड्रोस्फेयर आप लोग के बीच लेके आऊँगा और मैं एकदम सीरियल वाइज चलूँगा, और ये आपके यूजीसी इन्वायरमेंटल नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप हमारे साथ
बने रहें अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।